So we have seen that emergence of nationalism. Nationalism का emergence हुआ because the oppressive laws which were promulgated by Britishers. तो ब्रिटिश ने बहुत सारे oppressive law, दमनकारी नीतियाँ चलाई, तो इंडियंस ने बोला हमको सोवरेन नेशन चाहिए. और नेशन का कॉन्सेप्ट मानसी हमने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है. और उसके बाद फिर हमने बोला हमें भी सोवरेनिटी चाहिए और हम डेमोक्रेसी चाहते हैं. फिर इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें वैसे तो 7-8 नाम है, क्या तुम 2 नाम बता सकती हो? तो कौन कौन? हाँ. बोलो. दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस. सुब्रमण्यम. ठीक है, दादा भाई नेहरूजी के बारे में कुछ बताओ. दादा भाई नारोजी ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट से रिटायर हो रखे थे और वो कांग्रेस के मेंबर थे. और क्या थे? एक चीज़ बताओ. बोल्ड लेटर्स. पब्लिसिस्ट थे, मतलब कुछ पब्लिशर थे, कुछ ना कुछ वो क्या करते थे कि छापते रहते थे. बात समझ आ गई कि नहीं? सो ही वाज ए पब्लिशर. ये बात तो पता चल गई. ओके. So in this way emergence of nationalism has taken place. There were many association. जैसे हमने देख लिया कि पूना सार्वजनिक सभा और ऐसे कई चीजें आने लगी थी. A nation in the making. It has often been said that Congress is the first 20 years was moderate. ये कहा जाता था कांग्रेस एक्सट्रीम नहीं है. कांग्रेस कहती थी कि भाई तुम लोग तो सब पूरा देश चला रहे हो, हमको भी थोड़ा सा कहीं कहीं पार्लियामेंट्री राइट दे दो, कहीं कहीं मेयर चुनाव हो रहा है तो हमको भी थोड़ी बहुत हमको भी चुन लो. मतलब वो ये नहीं कहते थे कभी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो. दे वर मॉडरेट. दे वर ओनली वांटिंग फ्यू पावर्स. वो क्या चाहते थे कि वी वांट पावर शेयरिंग. तुम सब जगह ना रहो, हमको भी 2-4 सीटें दे दो. बात समझ आई कि नहीं? तो लोग कह रहे थे ये कैसी कांग्रेस ही हमको कैसे आज़ादी दिलाएंगी जो सिर्फ इतनी सी मांग कर रही. मांग तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए लिखा गया है सेकंड लाइन में कि कांग्रेस मॉडरेट मानी जाती थी. नाउ इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, 5th लाइन में, टू मेक मोर रिप्रेजेंटेटिव. ये चाहती थी, तुमको मालूम है लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज MLC. एक MLA होता है, राज्य में MLA होता है, विधानसभा चुनाव होता है कि नहीं, तो उसमें MLA होता है. और एक होता है विधान परिषद, एक होती विधानसभा. इट इज बाई कैमरल सिस्टम. डू यू नो इट? जैसे बाई कैमरल का मतलब जहाँ द्विसदनीय सभा है. क्या तुम्हें मालूम है देश की पार्लियामेंट में कौन से 2 सदन है? बोलो सृष्टि. देश की पार्लियामेंट दिल्ली में है कि नहीं? और जो दिल्ली में देश की पार्लियामेंट है वो गोल थी और उसमें बीच में एक लाइन खींची थी. तो यहाँ और यहाँ पर यहाँ कौन बैठता? लोकसभा राज्यसभा. तो यहाँ स्पीकर बैठता था, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति. तो 2 सदन है. जहाँ 2 सदनीय सिस्टम होता है. एक है लोकसभा. लोकसभा में हम लोग जो चुन के भेजते हैं ना, वो लोकसभा होती है. जो मेजोरिटी का उसमें लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो दिल्ली में लोग बैठते, समझ आई? और एक कौन सी होती है? राज्यसभा का क्या मतलब है सृष्टि? राज्यों से लोग चुन के आते हैं. राज्य में जो अलग अलग मुख्यमंत्री ना कि 10 हमारे यहाँ से भेज दो, जितना उनका वेटेज होता है उसके हिसाब से चुन के आते हैं. तो ये द्विसदनीय सभा है. द्विसदनीय सभा का क्या मतलब है? बाई कैमरल सिस्टम. कैसा सिस्टम है? इसका मतलब क्या? जहाँ 2 सदन हो उसको क्या कहते हैं? द्विसदनीय सभा. तो ऐसे ही ये बताओ, क्या ये कंट्री लेवल पर है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में दिल्ली बैठती है. क्या हर राज्य में, मान लो अगर मैं कहूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में भी ऐसा 2 सदन होगा. बोलो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर में. वहाँ विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी. क्या होगी बोलो? तो अब ये तो तुमने देखा कि देश में, ये कहाँ देखा? देश में. और हर राज्य में क्या होगा बोलो? हर राज्य में एक थी विधानसभा और एक है, देखो विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली. और दूसरा क्या होता है? विधान परिषद. विधान परिषद. परिषद का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल.
इतनी बात सुनाई। अच्छा, विधान का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे विधि होता है कौन? जो कानून बनाने वाला। तो विधि क्या होता है बोलो? कानून बनाने वाला। उसी को विधाता भी कहते हैं। जिसने सबके लिए कानून बनाया उसको क्या कहेंगे? और विधि कानून बनाने वाला, और जो कानून होते हैं उसको कहते हैं विधान। ठीक है, विधान का मतलब क्या होता है? कानून। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। तो विधि का विधान जान। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। तो विधान का मतलब है विधि ने तेरी कथा लिखी है। तो ये जितनी भी चीजें, और संविधान का क्या मतलब है? जहां सारे कानून एक साथ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? संविधान। कि कानून की किताब, तो बात समझ में आ गई। और जो कानून बनाने वाला है उसको क्या कहेंगे? विधायक। विधायक को क्या कहेंगे बोलो? विधायक को कहेंगे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA। अच्छा बोलो, अगर ऐसा है तो बोलो LLC को क्या कहेंगे पलक? हाँ बोलो। कहाँ से? तो अब तुम्हारी बुक में लाइन आ गई है कि दे वांटेड, 5वीं लाइन पढ़ो, दे वांटेड फ्यू सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पढ़ो, देखो अदिति, 5वीं लाइन, दे वांटेड फ्यू सीट्स लिखा है कि नहीं? तो वो यहाँ पे कुछ सीटें चाहते हैं। ये लोग चुन के आते हैं, और ये लोग, ये जो होते हैं, ये लेमैन होते हैं, अनाड़ी, और ये होते हैं लॉरेट, खिलाड़ी। अनाड़ी और खिलाड़ी, लेमैन अनाड़ी, लॉरेट खिलाड़ी। बात समझ आ गई? ये बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं। यहाँ पे कौन बैठता होगा राज्यसभा में? लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, आइंस्टीन टाइप लोग, जो अपने देश के सबसे, अपने अपने क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा नाम कमा चुके हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री पाने वाले, बहुत ज्ञानी विज्ञानी लोग बैठते हैं इसमें। अब इसमें जो चुन के आते हैं, लालू यादव, अखिलेश यादव, 3rd पास, 8th पास, ये सब यहाँ बैठते हैं। समझ में आई बात की? गुंडे, मवाली, ये सब यहाँ बैठते। तो आप समझ गए? तो एक लोकसभा है, उसी तरीके से वहाँ विधानसभा है कि नहीं? सभा हमेशा चुन के आती है। अब परिषद क्या होती है? ये भी एक परिषद ही है। परिषद का मतलब है काउंसिल। काउंसिल हमेशा बड़े बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या चाहते थे? दे वांट फ्यू सीट्स, दे डू नॉट वांट टू एक्सपेल ब्रिटिशर्स। तो क्या उनको मॉडरेट कहा जाए? मॉडरेट का क्या मतलब है आद्या? बोलो बोलो। ज्यादा गुस्सा ना करे, मध्यम। तो कांग्रेस को लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोला, कैसा बोला? मॉडरेट। बोले ये तो कुछ मांग ही नहीं रहे, ये कैसी पार्टी है? तो द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पार्ट ऑफ मूवमेंट। हम चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी जगह दी जाए। तो ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियन कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडियंस को कोई जगह दी जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट वर्दी, ऐसा वो सोचते थे। ओके, अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव, जरा सोचो, जो गवर्नमेंट है 3 टियर पर है। बोलो कौन सा टियर पर है? कि सबसे पहले गवर्नमेंट एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद क्या है बोलो? स्टेट गवर्नमेंट। और फिर तीसरी कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट। जो स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी 3 चीजें हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव के कौन से 2 अलग अलग सदन है? बाई कैमरल है, जो कानून से संबंधित देखते हैं, कानून बनाते हैं या बदलते हैं या उसमें संशोधन। बोलो। लोकसभा, राज्यसभा। दैट इज अपर हाउस एंड अपर हाउस। देवव्रत, अपर हाउस कौन सा है? ये करेक्ट करें, इन्होंने बता दिया कि सबको भी ये राज्यसभा, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी बैठते हैं, अभी तो उसे अपर हाउस कहेगा नहीं, सब ज्ञानी लोग बैठते हैं। और जो लोअर
हम पढ़े लिखे ये बहुत सही जानते हैं। दैट इज लोकसभा। बोलो बात समझ में आ गई? अपर हाउस एंड कितनी बात समझ आ गई? ये कानून बनाते हैं, फिर सृष्टि ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूट। जो कानून बन गया उसका निष्पादन करते हैं। उन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन होगा तो सब तुम्हारे स्कूल के टीचर बाहर बैठ जाएंगे बेंच लगा के, लाओ 500 का नोट और बदल के ले जाओ, ये सब डिमोनेटाइज ना। और इसी तरीके से ये क्या करते हैं? कानून तोड़ने वाले को सजा देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है। स्टेट गवर्नमेंट में भी तीन कौन कौन से बोलो? विधायिका, वही चीज है। विधायिका मतलब कानून बनाने वाले को, और ये जो कानून का कार्य कराए उसे क्या कहेंगे? कार्य। और जो अगर कानून तोड़े उसको क्या कहेंगे? न्यायपालिका। दिस इज इक्विवोकेटिंग लाइक दिस। इसके दो सदन कौन कौन से हैं सृष्टि? कोई बात नहीं, हाँ बोलो बेटा। वहाँ बताए विधानसभा, विधानसभा, और इसको क्या कहेंगे? विधान परिषद। दिव्या, जो इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे और इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? मानसी, लक्षिता, हाँ बोलो बेटा। कर जैसा इन्होंने कहा कि एमपी, दोनों ही एमपी हैं क्योंकि पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो प्रभु की यही पार्लियामेंट सब वहाँ पर वही चलता है, तो पार्लियामेंट है वहाँ पर दोनों आधे पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, आधे में ये पार्लियामेंट में नहीं संसद ना, तो इन दोनों को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? और इसके एमएलसी। तो एमएलए और अच्छा, इस लाइन में कहा गया है कि द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर सेम इंटरलिंक्ड। हाउएवर इंडियंस क्या चाहते थे? पढ़ो उसके अगले पेज में, दे वांट दैट दीज टू बी सेपरेट। क्या लिखा है बोलो? ऐसा लिखा है कि नहीं? एक लाइन में दैट अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। लिखा, पांचवी लाइन पढ़ी आपने? तो वो इंडियंस क्या चाहते थे? ये अलग अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव अलग, और एग्जीक्यूटिव में भी हमको अधिकार दिए जाए। तो उनको अधिकार देने के लिए सबसे पहली बार बोलो क्या शुरू किया गया? दैट इज सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, IAS सर्विसेज। तो सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। तो IAS जो बनते हैं नहीं, जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के अंडर में है। जब चाहे केवी में छुट्टी कर दें, कौन है? आशीष कौन है? साइन करके देते हैं आप लोग में छुट्टी होती है। अब मुझे आप मालूम ही 9th के बच्चे जानते हैं, तो उन्हीं के सिग्नेचर से बोल रहे हैं DM ने बताया कल छुट्टी है भाई, तो बोलते हो कि नहीं? तो इस तरीके से IAS परीक्षा जो देता है वो क्या बनता है? जिला अधिकारी, जिला का सबसे बड़ा। समझ में आ गई? तो अब लोग तब से फिर ब्रिटिश में इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू हुई। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज। ब्रिटिश रूल ने क्या कर दिया था बताओ? बहुत सारी पॉवर्टी ला दी थी, तो टैक्सेस का रिडक्शन चाहते थे, और बहुत सारी चीज़ों में तो टैक्स चाहते ही नहीं थे कि नमक कानून हट जाओ, नमक पर कर क्यों लगाते हो? तो नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, महंगा पड़ेगा लोगों को, इसलिए वो चाहते थे। और बहुत सारे और से, हाँ बोलो। फैमाइंस का मतलब सूखा पड़ रहा था, जो उनके वजह से क्या होता था? फूड शॉर्टेज हो रहे थे, और ब्रिटिश रूल लेड टू पॉवर्टी एंड फैमाइंस। ब्रिटिश रूल ने क्या किया बोलो? इंडिया में पॉवर्टी ला दी, सूखा पड़ गया, यहाँ से सब पैसा चला गया, लोगों के पास पैसा नहीं था, अनाज भंडारण नहीं कर सकते थे, तो ये सारी चीजें। कांग्रेस डिमांडेड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब है? सिंचाई के लिए चाहते थे और लोगों को पैसा दिया जाए। एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रोड एंड सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। चाहते थे कि जो बाहर भेज रहे हो उनका अच्छे तरीके से रख रखाव। लोगों को तो बाहर भेज देते थे ना अंग्रेज, लेकिन क्या उनका कुछ पता चल पाता था? और साथ में फॉरेस्ट वालों के लिए भी कुछ न कुछ मांगा। कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। ये माना जाता था कि सबसे अधिक चंदा कौन देता था? तुमको मालूम है? अभी पीछे देखा था कौन, अभी पहला नाम क्या बताया था इन्होंने? दादा भाई नौरोजी। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बहुत पैसे वाले थे, तो बड़े बड़े रईस लोग थे कांग्रेस में जब बनी थी शुरू में। 72 डेलीगेट्स थे। तो लेकिन फिर भी इसने सिर्फ अमीरों की बात नहीं की, इसने उन जंगल में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की
इसने प्लांटेशन वर्कर्स की बात की, तो इसने छोटे छोटे लोगों के लिए भी तो मुद्दे उठाए, ये चीज़ कही गई है। मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला, लोगों को मोबिलाइज किया। ज्योति, इसका क्या मतलब है? कांग्रेस मोबिलाइज्ड पीपल, बोलो जरा, ये लाइन लिखी है, दे मोबिलाइज्ड पीपल, क्या मतलब होता है, फिर बताओ क्या मतलब हो सकता है? उन्होंने लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। मोबिलाइज का मतलब एक साथ ग्रुपिंग करके, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट जानते हो, एक साथ झंडे लेके निकला है, ऐसा एक फोटो भी तुम्हारे बना है, मास मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। क्या तुम मुझे बताओगी लक्षिता, ये बात किसने कही कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? बोलो। बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन था, ये बहुत फेमस स्लोगन है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये दिखाया गया कि पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस के बारे में लोग क्वेश्चन उठाने लगे कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, बहुत अमीरी से रहते हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने बोला नो, इट विल नॉट वर्क, एंड तुम यू आर मॉडरेट्स, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। व्हाट डज इट मीन? बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया, ठीक है, क्वेश्चन अबाउट कांग्रेस वर्किंग स्टाइल, दैट इज यू आर वेरी रिच क्लास, एलाइट क्लास, एंड पॉलिटिक्स, यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। व्हाट डज इट मीन? बताओ जरा, आद्या बताओ, बोलो। मतलब वो प्रेयर्स कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, और उन्होंने ये भी लिखा ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड एंड ओनली वी हैव टू इंटीमेट दैट यू आर नॉट गिविंग मी, इफ वी इंटीमेट देम दे विल गिव अस श्योरली। ऐसा बोल रही थी कांग्रेस, बाई नेचर दे आर वेरी गुड। कांग्रेस क्या बोल रही थी कि ब्रिटिशर्स खराब नहीं है, वो बहुत अच्छे, तुम्हें बस बताने की जरूरत है कि कहाँ तुम्हारे साथ अन्याय। क्या ऐसी बात थी क्या? ऐसी नहीं बात थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आप तो प्रेयर की पॉलिटिक्स कर रहे हो, प्रार्थना कहीं सुनी जाती है, अधिकार तो छीनने से मिलते हैं, मांगने से कौन देता है, ऐसा बताया। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। तो सेकंड लास्ट लाइन देखो, उसमें लिखा क्या है कि तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स लाइक बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तो इनको कहा जाता था पाल, बाल और लाल, तीन नाम है। कौन कौन से? देखो, इन सभी ने एकजुट होकर के एक्सट्रीमिस्ट की भूमिका निभाई। दे वांटेड कि लड़ाई होनी चाहिए, सीधी लड़ाई, मांगने से नहीं होगा, प्रेयर से। प्रेयर में तो समय निकल जाएगा। तो कहाँ के कौन लोग थे जरा देखो तो, 3 जगहों के नाम लिए गए हैं, तो हम तीनों जगहों, सो इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब। बंगाल तो बिपिन चंद्र पाल, इन दूसरी चीज महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, और इन पंजाब तो लाला लाजपत राय। ये भी बहुत पैसे वाले थे, तो इनको कहा गया पाल, बाल और लाल, लाला नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो पाल, बाल और लाल, दीज वर एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस वाज मॉडरेट, वो मध्यम नीति पर चलती थी, लेकिन ये लड़ाई करना चाहते। सो दीज लीडर्स वर एक्सट्रीमिस्ट। ये लेकिन सभी कभी न कभी कांग्रेस में रहे हैं। जब कांग्रेस की पहली वर्किंग कमेटी हुई, उसमें इनमें से किसी का नाम मिल जाएगा तुमको। तो ये एक्सट्रीमिस्ट थे। दे वांट कंप्लीट फ्रीडम।
ये नहीं चाहते थे हमें कुछ सीटें दे दो, वो कहते थे तुम चले जाओ, सारी सीटें हमारी हैं, कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। एंड फॉर दैट दे वांट टू फाइट। सो तिलक रेज्ड स्लोगन, तिलक ने क्या कहा, बोलो शौर्य, तिलक ने क्या कहा, आगे, ठीक है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेके रहूंगा। अब जरा देखो, ऑन अदर हैंड कांग्रेस वाज मॉडरेट एंड प्लेइंग, देवव्रत सेंटेंस पूरा करो, एंड प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, याचना की थोड़ी राजनीति होती है, और प्रेयर से कौन कुछ दे देगा, ठीक है। नाउ द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उस समय जो इंडिया में बंगाल था, ये तो इस तरीके से, ये अगर आप देखो तो इंडिया में ये दो बंगाल थे, ये अभी बंगाल है, ये पूरा बंगाल था, लेकिन अभी आपको मालूम है इसको बांग्लादेश कहते हैं, पहले इंडिया सेम था। तो जो हमें मिला क्या वो वेस्ट में है, तो वेस्ट बंगाल, और इसे क्या कहा गया, ईस्ट। तो ब्रिटिश ने बोला कि बंगाल बहुत बड़ा है, हम इसके दो टुकड़े करना चाहते हैं, जबकि उनका मतलब था कि जो मुस्लिम थे उनको अलग कर दिया जाए, और हिंदू और जो दूसरे थे उनको अलग कर दिया जाए। और फिर और ऐसा उन्होंने बोला, हम तुम्हारे देश में किसी चीज़ का बंटवारा नहीं कर रहे, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अकेले गवर्नर नहीं चला सकता, तो दो गवर्नर हमें चाहिए। जबकि उन्होंने इसको किस बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसमें बहुत सारे राइट्स हुए, दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए इस डिवीजन को, लेकिन बाद में यही बंटवारा एक देश बनने का कारण भी बना। तो सबसे पहले ये क्या बना, यही पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ का जो लीडर था उसको उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि उसको मेजॉरिटी मिली थी। बोले नहीं, ये जो भी चुनाव हुए सब धांधली है, और फिर नया फिर से चुनाव हुआ। यहाँ का जो नेता था मुखर्जी, वो मुखर्जी 200 में से 198 सीट जीत गए थे पूरे पाकिस्तान में। इसको कहते हैं पश्चिम पाकिस्तान, इसको पूरे पाकिस्तान में। यहाँ का इसको बनना चाहिए ना पूरे पाकिस्तान का लीडर, उसको नहीं बनाया, चीटिंग कर दी वहाँ के लोगों ने। और फिर जब चीटिंग होने लगी, फिर उसके बाद अभी वहाँ पर आप देखोगे कि वो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री ना, कौन है, शेख हसीना है बांग्लादेश की। वो जब 6 साल की थी, मुखर्जी को भी मार दिया, उनकी मम्मी को, उनकी बुआ को, 17 परिवार के लोगों को पाकिस्तान में मार डाला। ये लीडर थे, जबकि कितने फेमस लीडर थे। और जब पूरा, और सिर्फ 6 साल की शेख हसीना थी, वो लंदन में खेलने गई थी, मतलब अपनी बुआ के घर घूमने, वो जिंदा बच गई। और फिर जब वो लौट के आई, तब तक इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट किया और बोला ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, हम तुम्हारी मुक्ति वाहिनी सेना भेजेंगे, चलो पाकिस्तान से अलग हो। हमारे ऊपर आके जहाज से उड़ के आता है, हमको डिस्टर्ब करता रहता है, चलो तुम अलग हटो, तुम्हारा नहीं है, ये अलग है। तो इंदिरा गांधी ने इसको क्या करा, अलग कर दिया। बोला अब कभी आना नहीं इधर से, हमारे ऊपर से उड़ के आते हो, पता नहीं कब बम गिरा दो हमारे यहाँ, चलो अब नहीं आना तुमको। और फिर ये अपना तब से अलग है। बड़ी बात हुई कि नहीं। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बोलो अगली लाइन लिखती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने पूरे बंगाल को, बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। वेस्ट बंगाल अभी भी वेस्ट बंगाल ही कहलाता है ना, लेकिन ईस्ट बंगाल का नाम बदल के क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। लेकिन बोलो निखिल इससे क्या हुआ होगा, और ब्रिटिश ने क्या, इसके क्या कुछ आगे आफ्टर मैथ्स हुए होंगे। ब्रिटिशर्स की इसके पीछे क्या पॉलिसी रही होगी, फूट डालो और राज्य करो, दैट इज, इनमें क्या हो, हिंदू मुस्लिम का क्लैश हो जाए। एक साथ ये लोग लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वो चाहते थे इन दोनों में आपस में राइट्स हो जाए, ये चीज है। तो ये देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो इस विभाजन ने लोगों को प्रभावित किया। ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस
अपोजिट, सभी ने। अच्छा, कांग्रेस के कितने सेक्शन थे बोलो सृष्टि? हाँ बोलिए दिव्या, हाँ बताओ। मॉडरेट्स एंड जो एक्सट्रीमिस्ट है वही रेडिकल्स हैं। अभी बता दिया है, हम आपसे कभी कठिन पूछेंगे ही नहीं, तो इस तरीके से। और जो बस कॉमन बातचीत की भाषा उतना ही पूछेंगे। तो अभी देखा आपने, ये सब कौन थे? दैट इज द रेडिकल्स। रेडिकल्स का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमिस्ट। रेडिकलाइज का मतलब किसी चीज के एक्सट्रीम तक चले जाना, ठीक है कि नहीं? जैसे कोई चीज रेडियस होती है तो वहां तक चले जाना, उसको कहते हैं रेडिकल। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कौन थे? रेडिकल्स। और जो ये कांग्रेस थी वो कैसी थी बताओ? ऐसा इसमें कहीं लिखा नहीं है। कांग्रेस वाज मॉडरेट, ये मॉडरेट थे। और ये कौन से थे? रेडिकल्स। सही है। तो सभी सेक्शन ने विरोध किया। किस चीज का विरोध किया बताओ? सर कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तो तब था ही नहीं, हम लोग वेस्ट 1870 बंगाल एंड वेस्ट बंगाल का ये divide होना। दो टुकड़े बांग्लादेश के नहीं, ये बंगाल के नहीं होने चाहिए। अब जरा देखो, लोगों ने मीटिंग की, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। द स्ट्रगल वाज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। और उस समय क्या मूवमेंट आया? स्वदेशी मार्क्सिस्ट स्वदेशी मूवमेंट से तुम क्या समझती हो? बोलो। नहीं, स्वदेशी मूवमेंट में क्या है? बोलो। ये सही बता नहीं। अपने ही देश की चीज पहनना, अपने ही देश की चीज ही खाना, ये बहुत अच्छी है। अगर जो बाहर से आए उसको हम खरीदेंगे नहीं। इसको कहते हैं वी विल यूज इंडिजिनस थिंग्स। जो हमने खादी बनाई, बांस की टोकरी बनाई, वही सब हम यूज करेंगे, बाहर की कोई चीज नहीं यूज करेंगे। इसको कौन सा मूवमेंट कहा गया? ऐसा करने से क्या हुआ बताओ? स्वदेशी मूवमेंट हुआ। एट दैट टाइम स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो उन्होंने जो ब्रिटिश से आने वाले, मैनचेस्टर से कपड़े बन के आते थे, 200 रुपए के हम लोग खरीदते थे, तो इतना बड़ा पहाड़ लग गया, उसकी होली जलाई गई। बोले सब लोग अपने कपड़े उतारो और सब लोग अपने खादी के कपड़े पहनो, ये सब नहीं पहनना है। और वहाँ पर जब होली जली तो मैनचेस्टर की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी सब में ताला लग गया। वहाँ मतलब यहाँ पर आप देखो, लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया तो उससे ब्रिटिश में क्या इम्पैक्ट हुआ बोलो? क्यों ताला लग गया? सेल ही नहीं होगी, क्योंकि आज जब कोई खरीदेगा नहीं तो वहाँ बनाने से क्या फायदा? तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया। और साथ में जो ये जहाँ पर विस्की, रम, ये सब मिलता था ना, तो लिकर शॉप, उसे क्या कहते हैं? उसको पिकेटिंग कर दी। उसके चारों तरफ बड़े बड़े वो कुछ लगा दिए बैरिकेड्स कि कोई इसमें नहीं लेगा। क्योंकि भारत में अगर लोग नशा मुक्ति जब तक नहीं होगी तो भारत जागृत कैसे होगा? पहले लोग क्या करते थे? नशेबाजी में सोते रहते थे। तो उनकी पिकेटिंग की गई, होली जलाई गई। और इस मूवमेंट को क्या कहा गया? स्वदेशी मूवमेंट से तुम क्या समझते हो? अच्छा, लाल, बाल और पाल का क्या कहना था? सर कि सर जो हमें सर सीट्स चाहिए सर, हमें वो पूरी चाहिए। और सर पूरी तरीके से सर ब्रिटिश को अपने देश से हटाना। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन क्या था? सर फ्रीडम इज आवर राइट एंड आई शैल हैव इट। फ्रीडम। और कांग्रेस की क्या विचारधारा थी? सर कांग्रेस सर मॉडरेट। वो क्या चाहती थी? सर वो चाहती सर हमें थोड़ी सी सीट मिल जाए सर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या चाहती थी? बोलो। सर वो दोनों अलग अलग हो जाए, ये चीजें चाहती थी। चलिए, अब देखिए नाउ, अब जो स्वदेशी मूवमेंट था जस्मिता, वो क्यों ओरिजिनेट हुआ बताओ? सर क्योंकि सर जो दूसरे कंट्रीज से जो सामान आता था वो बहुत महंगा होता था। नहीं, बोलो क्यों ओरिजिनेट हुआ? जस्मिता बताओ। सर क्योंकि वो बंगाल को दो हाँ, से बंगाल के डिवीजन की वजह से ये बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे देश को तोड़ रहे हैं। तो इस एजिटेशन की वजह से मास मूवमेंट हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट भी उसी में जुड़ गया। सो देयर वाज स्वदेशी मूवमेंट ड्यू टू बंगाल डिवीजन। देयर वाज बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, मास एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब असंतुष्टि, एजिटेशन, ठीक है। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 डिफरेंट रीजन। कौन कौन से रीजन में? सो ब्रिटिशर्स
डिवाइडेड, एजुकेशन का क्या मतलब? असंतुष्ट होना, डिवाइडेड इट इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, ऐसा किया, ठीक है। इट लेड, स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट क्या है निखिल बोलो, आखिरी वर्ड सही है। सो इट लेड स्वदेशी मूवमेंट, इससे स्वदेशी मूवमेंट आया, एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी मूवमेंट, तो मतलब समझ में आ गया ना। वंदे मातरम का क्या मतलब होता है कि दैट इज इंडिया इज हैविंग एन एलिगरी, भारत माता। इंडिया का रूपक क्या है, इंडिया को हम किस तरीके से देखते हैं, अपने माता के रूप में, और हम उसकी वंदना करते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये बात किसने कही थी? जब भगवान अयोध्या में वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो उन्होंने कहा जननी जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि ने हमको जन्म दिया है वो स्वर्ग से भी गरीयसी है, स्वर्ग से भी बड़ी है। तो मतलब जब हम तो उन्हीं की संस्कृति से फॉलो कर रहे हैं, तो हमने माना कि भारत ने हमको जन्म दिया है, तो क्या वो स्वर्ग से श्रेष्ठ नहीं हुई? इसलिए हम लोगों ने कहा वंदे मातरम, हम ऐसे ही माँ की वंदना करते हैं। तो इसलिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया। अब जरा देखो, इन डेल्टाई आंध्रा इट वाज नोन एज वंदे मातरम, बंगाल एंड इकोस। तो ये चीज जो मूवमेंट हुई है वंदे मातरम मूवमेंट, ये आंध्र प्रदेश में। स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम कहते थे। उसी को ही कहा गया स्वदेशी मूवमेंट, और दूसरी जगह से वंदे मातरम कहा गया, अलग अलग मूवमेंट है। अब आगे देखो, द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। तो इसमें स्वदेशी मूवमेंट इज द सेल्फ हेल्प मूवमेंट, अपनी खुद की मदद खुद करो, सेल्फ हेल्प, खुद का कपड़ा बनाओ और उसे पहनो, सेल्फ हेल्प मूवमेंट। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, स्वदेशी इंटरप्राइजेस नई नई कपड़ा मिलें खुलने लग गई, और टू फाइट फॉर स्वराज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज मानसी? देखो विचार अपने रखो, सब लोग खुल के रख रहे हैं, नहीं तो इस तरह से तुम नहीं रखोगी तो इंट्रोवर्ट हो जाओगे, रखनी चाहिए। हाँ बोलो। खुद का राज, यानी ब्रिटिशर्स को हटा देना। तुम ये सोचो कि आद्या क्या सोचेगी, कहीं हमको घुड़की ना दे दे, ऐसे मत डरो किसी से, कौन तुम्हें घुड़की देगा, है ना? ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, डरा मत करो, ठीक है। सो स्वराज का मतलब दैट इज आवर ओन कंट्री। सो स्वराज मूवमेंट हो गया। सो स्वदेशी इंटरप्राइजेस टू फाइट फॉर स्वराज, रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन टू फाइट फॉर स्वराज, रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मूवमेंट। तो स्वराज का मतलब है ओन रूल, अवर ओन रूल, अवर ओन रूल। तो मानसी रेडिकल ने कहा कि मास मूवमेंट, तो भी रेडिकल्स कौन थे? यही मतलब इनका क्या ओपिनियन था, कैसी विचारधारा? बिल्कुल सही। तो इन्होंने बोला हमको मास मूवमेंट चाहिए, अगर लड़ाई करनी तो सब एक साथ आओ, बाहर निकलो, ऐसा बोला। एक दो कॉन्फ्रेंस है क्या वो बोलो? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट चला, लेकिन अभी तक जो बात की जा रही है, ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट की डेट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहले 1915 तक तो रुको, अभी गांधी जी को साउथ अफ्रीका से आने तो दो, तब तो देश में मूवमेंट चलेगा। इसलिए इन सब की डेट अभी बताई नहीं जा रही। जब गांधी जी कहते थे उठो खड़े हो, सब खड़े हो जाते, बैठ जाओ, तब से मूवमेंट की डेट होगी। अभी 1915 तक साउथ अफ्रीका में वो जीत के आए, 3 अलग अलग राज्यों में पैदल मार्च किया, वहां तहलका मचा दिया ब्रिटिशर्स के बीच में,
और सारे कानून उन्होंने बोले ठीक है हम तुमको छोड़ रहे हैं, कि तुमको मूवी दिखाएंगे, तुमको 2 पैसा वो देना पड़ेगा जुर्माना। उन्होंने कहा हम 2 कौड़ी भी जुर्माना नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, तुमको छोड़ा जाता है, तुम्हें कुछ जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, हमको छोड़ के क्या करोगे, मेरे पास घर जाने का पैसा नहीं, ठीक है तुमको 4 पैसे दिए जाते हैं, इनके लिए रिक्शा मंगाओ और इनको भेज दो। जहाँ उनसे जुर्माना लिया जा रहा था, जज ने अपनी जेब से निकाल के दे दिया मूवी में। बोले हम जाएंगे कैसे, हमें मत छोड़ो तुम, जैसे घर से लाए थे मुझे घर छोड़ो। लाए क्यों थे फिर, सही बात है, क्यों उठा के लाए थे, अब छोड़ो घर। तो इस तरीके से 1915 जब हो गया, वहाँ वो जीत गए। वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, मार्जिनलाइजेशन, वहाँ काले गोरे का वो चल रहा था, ब्लैक्स और वाइट का, उनको सब सारे नियम तोड़वा दिए। जब वहाँ से जीते तो यहाँ स्वागत हुआ। उसी समय नया वायसराय भी आ रहा था, उसी जहाँ से ये भी आ रहे थे, तो यहाँ भी भीड़ लगी थी स्वागत के लिए। लोगों ने कहा वहाँ क्यों भीड़ लगी है, बोले गांधी इज कमिंग, सम गांधी इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। व्हाट इज दैट गांधी, जब मूवी देखोगे तो पता चलेगा, समझ में आई बात। तो अब आगे की बात करें। Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow. कुछ लोग ये चाहते थे कि क्रांतिकारी हिंसा भी होनी चाहिए। ये लोग तो खैर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि हमको भगत सिंह टाइप चाहिए, गोली चला दें उनके। Some wanted, और इसी के लिए किसने फौज बनाई थी, सुभाष चंद्र, बहुत आगे बनाई थी, अभी नहीं, तो उसको कहते हैं आजाद हिंद फौज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो वो बहुत बात की बात है, लेकिन सम जो कुछ लोग थे, सम वांटेड, कुछ लोग ऐसा चाहते थे दैट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिवोल्यूशन होना चाहिए जो क्रांति ला दे। क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। रिवॉल्व का मतलब समझती हो, कोई चीज घूम जाए, तो कोई चीज घूम जाए, अभी अमेरिका दिख रहा है, भारत दिखने लग जाए, तो यही रिवोल्यूशन है। तो ऐसा कोई मूवमेंट जो भारत में क्रांति ला दे, उस मूवमेंट को जो रिवोल्यूशन करा दे, 180 डिग्री घुमा दे, उस मूवमेंट को क्या कहोगी, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। सो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, देखो इसका ये मतलब नहीं कि हथियारबंद मूवमेंट, इसका मतलब है कोई क्रांतिकारी मूवमेंट, वो क्रांति ला देते हैं, अपनी बातों से भी ला सकते हैं। तो क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन, मूवमेंट का क्या मतलब होता है, आंदोलन। अब देखिए, द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, अब बात आ गई, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओपनिंग डिकेड बोलो, बता सकती हो कि ओपनिंग डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब किस सन से किस सन तक, बोलो जरा। तुम ही बता सकती हो, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, ये लोग नहीं बता सकते, तुम बताओ जरा। ठीक है, पलक आप बताइए, बोलो। 1900 से स्टार्ट होते हुए भाई ओपनिंग डिकेड तो 1900 से स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, डिकेड, हाफ सेंचुरी थोड़ी बोली जा रही है, पहला दशक। अरे 1910 बोलो ना, 10-10 साल का लो। सेकंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी 1910 to 1920, 8th डिकेड बोलो, ये बताइए। हाँ बोलो, से 1980 तक, वो 8th डिकेड हो गया, 70 वो हो गया, 7th डिकेड, फिर समझ आया। तो ओपनिंग डिकेड अभी भी देखो वो छिपा रहे, अभी 15 तक नहीं पहुंचे हैं। अभी गांधी जी के आने से पहले थोड़ा भूमिका तो बना ले, कह रहे हैं अभी पहले 10 साल की बात करो। सो ओपनिंग डिकेड यानी 1900 से 1910 तक क्या हुआ, जरा देखो, लिखा ये लाइन लिखी, ओपनिंग डिकेड है कि नहीं। तो A group of Muslim landlord and Nawab formed All India Muslim League ढाका में, ढाका अभी बांग्लादेश में है। तो उन्होंने एक मुस्लिम लीग बनाई, द लीग, बांग्लादेश है क्या, यही सब मुस्लिम ज़्यादा है बहुत, तो यही उन्होंने अपनी एक मुस्लिम लीग बना ली, यही बन सकती थी। तो a Muslim League was formed, a group of Muslim landlord, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती थी, नवाब, ये सारे लोग, एंड नवाब
formed Muslim League. मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। लीग का भी मतलब सभाई होती है। और सबसे बड़ी बात है इसने सपोर्ट कर दिया, बोला तुमने अंग्रेजों बहुत अच्छा किया, तुमने हमारा विभाजन कर दिया कम से कम। और अंग्रेजों ने सिर्फ विभाजन ही नहीं किया, इन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट भी दे दी। बोला मुस्लिम को सीट है तो अब बोलो उससे भेद नहीं उत्पन्न होगा। उनको सीट मिल गई, वो तुम्हारे लिए क्यों लड़ेंगे, थोड़ी सी सीट दे दी पूरे भारत के मुस्लिम, बोले हमको तो कहीं ब्रिटिशर्स हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, चाहे और कहीं ना दी हो, लेकिन यहाँ दे दी तो सब चुप हो गए। सो इसलिए मुस्लिम लीग सपोर्टेड, किस चीज को सपोर्ट किया बताया करो, इससे मत डरो, तुम इससे डर रहे ना, याद दिखा देती, मालूम है तुम सब पका जाती हो, मुझे सब पता है। लीग सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्यों सपोर्ट किया पलक बताओ जरा। सीट दे दी थी, ठीक है तुम हो, उनको दे दी, वहां अलग करके उनको दे दी, तो ये मेन था, यहाँ पर ही आराम से राज करने को। अब जरा आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि ठीक है, सो मुस्लिम उनको क्या, देखो आगे लिखा है सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम। पढ़ा आपने कि नहीं, ऐसा लिखा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं, है कि नहीं। तो इसमें क्या लिखा, क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि उनको सीट मिल गई काउंसिल में। काउंसिल तो मैंने दिखाया था ना आपको, स्टेट लेवल पर होता है। दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियन टू गैदर ए फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। तो उन्होंने कर दिया, तो पॉलिटिशियन फिर से एक साथ इकट्ठे हुए कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस फिर 1907 में इसके टुकड़े हो गए, विभाजित हो गई। कौन कौन से, मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बाइकॉट, they felt that it involved the use of force. After the split of Congress came to be dominated by moderates with Tilak's followers functioning from outside. जरा देखो अब यहाँ पर क्या हो गया कि 1909 में क्या हुआ, a demand considered by government for some seats. So देखो in 1909 Muslim demand for separate electorate was accepted. जैसे अभी हमारे यहाँ आरक्षण मिलता है ना अनुसूचित जातियों को, लोकसभा राज्यसभा सब में मिलता है, तो वैसे इनको भी आरक्षण मिलने लग गया। इनकी क्या डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब एक ऐसी जगह जहां से फिक्स्ड मुस्लिम ही चुन के जाए। एक सभा होती चुनावी क्षेत्र, इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, चुनावी क्षेत्र। तो इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो स्वीकार कर ली गई। इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड, यानी इसका मतलब समझो चुनावी क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ा जाए। और जब कोई वहां से लड़ेगा तो क्या वहां से एमएलए नहीं बन जाएगा, ये अब एमएलसी बन जाएगा। उस समय एमएलए का पता नहीं था कि नहीं, एमएलसी की बात कही, एमएलए तो नहीं पता नहीं था। अब आगे देखो, अच्छा कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 एज मॉडरेट मेन कांग्रेस एंड रेडिकल्स वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड। बाल गंगाधर तिलक को बाहर कर दिया, बोले अगर तुम्हें रेडिकल बनना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हो, बाहर से लड़ो। तुमको मालूम है कांग्रेस ने पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, एक भी व्यक्ति को लाठी नहीं पड़ी, और जबकि बाल गंगाधर तिलक इन सबको लाठियाँ पड़ी। तो क्योंकि कांग्रेस बहुत जगह उनकी प्रेज करती थी, बात समझ आई कि नहीं। और इन 1907 बोलो कब कांग्रेस का गठन हुआ, बताया करो, और किसने किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की, बताती नहीं हो तुम, बहुत सब छिपा के रखती हो राज। हाँ बोलो। ए ओ देखो ये मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं, क्लास को ना पता चले हम लिख आए फर्स्ट आ जाए, ये बहुत चालाक। तो इन 1907 कांग्रेस स्प्लिट,
कांग्रेस किन दो भागों में स्प्लिट हो गई, बोलो? मॉडरेट इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल्स. Moderates were main Congress and radicals like Bal Gangadhar Tilak was working from outside. And Bal Gangadhar Tilak was working from outside. अभी भी हम लोग 8 साल पीछे हैं गांधी जी के आने से पहले. तो अब ये देखिए, यहां तक बात हो गई. द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड. बोलो आद्या, ऐसा क्यों लिखा है द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन 1915? सर वो जो दो ग्रुप्स थी वो वापस एक साथ मिल गई दिसंबर में. क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है गांधी जी के आने की वजह से हुआ होगा? Yes. और कौन करेगा? लिखा नहीं है, लेकिन 1915 में तो गांधी जी आ गए थे, बोले चलो मिलो एक साथ. सो टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड. रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915. अभी मुस्लिम लीग को भी यूनाइट कर देंगे, सबको एक छत के नीचे ले आएंगे. देखो आगे अगला, नेक्स्ट ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट. क्या फिर अगले ही लाइन में यूनाइट हो गए? तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही राज्य करेंगे. लिखो इस बात को. कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये समझौता कहाँ हुआ? साइंड लखनऊ पैक्ट. That they will fight together. देश की आजादी के लिए साथ मिलकर लड़ेंगे. अब जरा देखो, फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसका मेन क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. तो क्या अभी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट? यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वही सरकार चला रहे हैं? जिसको आप चुन के भेजते हो वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं ना. तो वही लाइन वहां भी लिखी है क्या? सो दे साइंड फॉर, किसके लिए साइन किया? यानी डेमोक्रेसी के लिए ना. तो साइंड दे विल फाइट टुगेदर फॉर मेकिंग, हाँ सेंटेंस पूरा करिए फटाफट. फॉर मेकिंग, वो लड़ाई साथ में लड़ेंगे, क्या बनाने के लिए? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. उसको कहते हैं प्रतिनिधि सरकार. क्या नरेंद्र मोदी तुम्हारे प्रतिनिधि हैं? या यहाँ जो राज्य कर रहे हैं मोहन राय, वो तुम्हारे प्रतिनिधि है? तुमने चुन के भेजा, तो वही तो बाहर जाते हैं, सबसे बात करते हैं, तो क्या तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है. सो प्रतिनिधि सरकार. अगर मान लो मम्मी पापा कहीं शादी बारात में ना जाएं और वो बोले कि मेरी बेटी मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, तुम कहोगे मेरे मम्मी पापा नहीं आए मेरे घर से, मैं उनकी प्रतिनिधि बनकर आई हूँ, मेरा ये जो आगमन स्वीकार किया जाए और मैं मम्मी पापा की तरफ से आई हूँ. ओके प्लीज कम. होता है कि नहीं? इसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. क्योंकि सब लोग तो नहीं जा सकते ना लंदन, अगर कुछ होगा एक आदमी भेज दोगे तो प्रतिनिधि है. अब देखो सर उन्होंने सबको एक साथ लाया कैसे? हैं? गांधी जी ने सबको लाया. बोले कि इसी छत के नीचे तुम्हारी भी बात मानी जाएगी. अच्छा तुमको अलग चाहिए रिजर्वेशन, हम देंगे. गांधी जी ने कहा दे देंगे. क्या चाहिए? उनको भगाओ बाहर के लोगों को, हम लोग बैठेंगे, तुम्हें कहाँ चाहिए, ठीक है मिल जाएगा. गांधी जी ने तो बहुत बोला कि ये यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक संपदा है उस पर पहला हक मुस्लिमों का है. यदि मुस्लिम मारते हैं हिंदुओं को तो हिंदुओं को उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए. गांधी जी मुस्लिमों के बहुत समर्थक थे.
कई जगह उनको उन्होंने बहुत डिस्प्यूटेड बयान दिए, और जैसे अगर वहाँ बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने बहुत लोगों को बोल दिया कि यहीं रुक जाओ, जबकि भेजा भी जा सकता था, और जबकि वहाँ के लोगों को भेज दिया गया, और फिर बंटवारे के बाद भी उनको 65 करोड़ भी दिया है। बोले हमारे देश के लोगों से इकट्ठा करो, उनको पैसा दो, वो गरीब हो, वो भी तो हमारे भाई हैं। ऐसे कई, तो जब ऐसा ज़्यादा झुकाव देखा तो फिर एक कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का व्यक्ति था गोडसे, उसने कहा ये तो ऐसे देश को ही बेच देंगे, हम लोग चाहते थे अब तो फर्क करना चाहिए, अब उनको हमने अलग दे दिया है, अब क्यों उनकी बाइसिंग कर रहे नहीं। तो उसने फिर सोचा कि ज़्यादा हो जाएगा, ये जो रोज़ रोज़ अनशन करते हैं और जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि कहीं से भी 65 करोड़ लाओ और हमें देना है, तो जवाहरलाल नेहरू ला के देते हैं, फिर ये वहाँ दे आते हैं, ऐसे कब तक चलेगा, ये सब होने लगा। बट लेकिन गांधी जी वो लीडर थे जो जिनकी वजह से सारे लोग एक होकर लड़ पाए, और जिनकी वजह से तुमको मालूम है कि 85 कंट्रीज में, ठीक है आप ही से कह रहे हैं जो पेन चबा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 85 कंट्रीज में अंग्रेजों का राज था और कहीं से अंग्रेजों को निकाला नहीं गया। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है आखिरी अंग्रेज भी निकल चुका, पूरा निकलो, ये तुम क्यों रुक गए, चलो, ये हालत है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया देख लो, साउथ अफ्रीका, वहाँ की जो क्रिकेट टीम है वही देख लो, क्रिकेटर सब अंग्रेज भरे पड़े हैं। वहाँ भी आज़ादी मिली है लेकिन अंग्रेज गए कहीं से नहीं है, कहाँ से गए हैं, इंडिया से। तो ये बड़ी बात है कि नहीं। अब देखो द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलाइजेशन, तो लक्षिता इसका क्या मतलब है, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलाइजेशन। बताइए, पढ़ो जरा एक बार, पढ़ने से पता चलेगा, दो लाइन पढ़ो। हाँ एक, देखो, हाँ जाइए प्लीज। अब देखो, तो गांधी जी का भारत आना, सबसे पहले ये देखो, गांधी जी अदालत में, गांधी मूवी, महात्मा गांधी अदालत में, गांधी मूवी। ये बात का लिखा है। I'm sorry, Mr. Gandhi, sir, but you're under arrest. On what charge? Sedition. You can't be serious. अभी देखिए, This man has just stopped a revolution. Yes, sir. फुल गांधी मूवी इन हिंदी। गांधी जी भारत आ गए क्योंकि वहां का झगड़ा निपट गया था, सारे लॉ खत्म कर दिए थे, डिस्क्रिमिनेशन के, तो भारत आना था। तो इसमें ये लिखा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, इट लेड टू ए ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई क्या ब्रिटिश भी इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इस वजह से ब्रिटिश को बहुत सारा पैसा चाहिए था लड़ाई के लिए, तो इसने यहाँ से बहुत सारे टैक्स लिया, बहुत सारे लोगों का
राशन पानी सब कुछ लिया, तो यहाँ गरीबी हो जाएगी कि नहीं? लड़ाई की वजह से, क्योंकि सेना के लिए बहुत कुछ भेजना पड़ता है, तो इससे भारत में गरीबी आ गई और शार्प प्राइस राइज भी हो गए, पैसों की मतलब चीज़ों की कीमत बढ़ गई। फिर तब war created a demand for industrial goods and caused a decline of imports from other countries into India। बहुत सारी चीजें भारत से दूसरी जगह जाने लगी और जो दूसरी जगह से यहाँ आने चाहिए थी, जैसे कपड़ा हुआ या बनी बनाई चीजें, तो वो इंडस्ट्री अब इंडिया में नहीं भेज रही थी, वो बाहर में भेज रही। तो भारत में चीजें आ तो नहीं रही थी, लेकिन भारत से चीजें बन के जा रही थी, क्योंकि बाहर के रिक्वायरमेंट ज्यादा होते हैं। अब जरा देखो, वॉर ऑल्सो लेड ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। तो ये सब जो वार था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पर कुछ देश थे, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऐसे देशों के खिलाफ लड़ा। समझ में आई बात? उसको हम आगे देखेंगे जब भी बात होगी 9th में बड़े डिटेल में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये समझो कि ब्रिटिश उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। अब जरा देखिए, और भारत की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि भारत से तो वो चाहे जितना टैक्स ले ले, उसी की सरकार थी। तो अब यहाँ पर मैनी रिटर्न आफ्टर वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इंपीरियलिस्टिक पावर वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका विद ए डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तुमको मालूम है कि इंडिया गेट कहाँ पर है देवव्रत, और गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? सर गेट वे ऑफ इंडिया से मुंबई में और इंडिया गेट से दिल्ली में। अच्छा, तो गेट वे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, इंडिया गेट क्यों बनाया गया? हाँ बोलो। सर गेट वे, सर जो इंडिया का गेट वे है कि इंडिया में शायद वो उधर से आए होंगे जो भी। बिल्कुल। तो जो वहाँ के किंग जॉर्ज के स्वागत के लिए गेट वे ऑफ इंडिया बनाया गया। वो आए थे भारत, भाई वो तो महारानी विक्टोरिया के बेटे थे, तो उनके स्वागत के लिए बनाया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के 1 लाख हिंदुस्तानी शहीद थे, यहाँ से पकड़ के ले जाते थे, बोले हमारे लिए लड़ाई करो, और मार डाले 1 लाख लोगों को ब्रिटिशर्स ने। एक होता है कि तुम चलो हमसे काम ले लो, और तुम वहाँ लड़ाई के लिए भेज रहे हो यहाँ के लोगों को मरने के लिए क्या? हम लोग उनको 1 लाख लोगों को शहीद कर दिया वहाँ। अब बोले ये बहुत अच्छे लोग थे, इनका हम स्मारक बनाएंगे, चलो पत्थर लगाओ, इनके 1 लाख लोगों के नाम लिखो, ये इंडिया गेट। तो बोलो ये ठीक किया उन्होंने? ठीक तो नहीं किया। स्मारक बनाने से क्या होता, तुमने यूज कर लिया, कभी वेतन तो नहीं दिया, 1 महीने का वेतन दे के भेजा, मरवा के ले आया ना, वो कुछ ठीक। तो उनके 1 लाख लोगों को ऐसे ही भेज दिया, और सबकी जान, और जीत भी गए तुम उनके बेसिस पर, क्योंकि यहाँ के लोगों को तुमने 6-6 दिन तक राशन नहीं दिया जब वो लड़ रहे थे, और तुम्हारे सैनिक जो युद्ध क्षेत्र भाग रहे थे उनको तुमने 3 गुना राशन। सोचा ये बाहर से आए और भूखे लड़ते रहे, फिर भी हिंदुस्तान कि चलो हमें भेजा गया है 1 महीने के सिर्फ उसी पे लड़ते रहे। और वो इतने वीर थे कि वो जब ब्रिटिश में गए, जब उनका इलाज हुआ, मतलब ऐसा नहीं मरे तो नहीं, जो घायल थे उनको वापस भी लाए, तो जो वापस लाए उनकी वीरता से प्रभावित होकर बहुत सारी जो वहाँ इंग्लिश नर्स थी उन्होंने उससे शादी कर ली। आज जो ब्रिटिश में वहाँ पर बहुत ऊंचे पोजीशन पर हैं, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, वो भी उन्हीं घायल कोई स्वतंत्रता सेनानी क्या कहोगे, किसी सेना की संतानी, ऐसे किसी का है। ऋषि सुनक वहाँ प्रधानमंत्री हो गए, तो आप समझ गए ना कि कैसे वहाँ पर हम लड़े। तो लेकिन फिर भी अब यहाँ पर क्या किया, मैनी रिटर्न आफ्टर द वार with an understanding of the way in which imperialistic power were exploiting। अब जब बहुत सारे लोग वार से वापस आ गए, जब ब्रिटिश ने वार जीत लिया, तो जब ये वापस आए तो उन्होंने देख लिया था कि वो कैसे भेदभाव करती है, अपने सैनिकों को तो खाना देती है और हमको खाना भी नहीं देती, भेदभाव देख लिया था जो घायल। Furthermore, in 1917 there was a revolution in Russia. News about peasants and workers struggled and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists। 1917 में उस समय मूवमेंट हुआ जार आंदोलन। जरा समझो ये, तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये इटली हो गया, ग्रीस हो गया, फिर इसके बाद ये मानसी, ये क्या है अफ्रीका, अब ये क्या है गल्फ कंट्रीज, और फिर इसके बाद ये इंडिया, और यहाँ पर ये क्या होगा, ये बोलो जापान, ये जापान हो गया, समझ आया। और यहाँ पर यूराल पर्वत है, और ये रशिया हुआ, तो रशिया, ये इंडिया हो गया। तो रशिया में वहां जार का शासन था, किसका था? जार का ऐसा आतंक था कि अगर उसने एक पौधा लगा दिया
तो उस पौधे की गार्डिंग करेंगे 20 लोग, पौधा मर गया तो हमारी जान चली जाएगी, पौधा मर भी जाए तब भी वो गार्डिंग चालू रहेगी, ऐसा आतंक था। और जार से लोग इतने ज़्यादा त्रस्त थे कि जब जापानीज आए इन पर आक्रमण करने के लिए तो बोले आइए आइए, जार तक जाइए जाइए, मारिए उसको। लोगों ने रास्ता दे दिया, वहाँ की सेना ने जापानीज को रास्ता दे दिया, तो जार को भी उन्होंने मार डाला। और फिर जो सेना थी ना, जापानीज तो इतने क्रूएल थे, उन्होंने वहाँ की सेना को गन्ने की मशीन में डाल डाल के मारा। और जो जितनी औरतें थी रशियन, उनको उनके लिए ब्रॉथल्स, वेश्यालय खोल दिए, अपने यहाँ ले गए। और जापानी सेना इतनी क्रूर थी कि अंत में अमेरिका को उसके ऊपर बम गिराना पड़ा। जब गोल कर लो तो अमेरिका यहीं पड़ जाएगा, अर्थ को गोल कर लो। जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, 2 लाख लोग मरे। जापान ने बोला हम हार मानते, बोला तुम इतने गंदे लोग हो, आगे से सेना नहीं रखना। तब से आज तक जापानी के एक भी सेना नहीं, तुमने बदनाम कर दिया सेना। ऐसे सेना होती है। जापानीज को पूरे विश्व में अब सेना रखने का हक ही नहीं तो उसने यही इनके साथ किया, चाइना के साथ भी यही किया, इंडोनेशिया के साथ, 3 देशों की तबाही कर दी। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब तुम्हें ये बात पता चल गई कि जब यहाँ जार मूवमेंट हो रहा था तो जार के खिलाफ जो मूवमेंट हो रहा था तो किसान लोग क्या कर रहे थे। अब तुम जरा सोचो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1917 की बात है, लक्षिता तुम मुझे ज़्यादा मत बताना, सिर्फ इतना बता देना फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ। बोलो आप बोलो। सर 1914 से और 1918 तक। 1918 तक, अच्छा 1914 से 1917 तक इसमें रशिया ने लड़ाई की। किसने लड़ाई की? रशिया भी था, ब्रिटेन भी था। ब्रिटेन ने तो पूरे टाइम लड़ाई की। और 1917 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया, अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया। तो बोलो जब रशिया लड़ रहा था फर्स्ट, ये सब एक ही साथ लड़ रही थी शक्तियां, इसको सेंट्रल पावर्स कहते हैं। और ये फ्रांस, जर्मनी सब के खिलाफ लड़ रही थी, इटली के खिलाफ। तो रशिया के लोगों ने बोला तुम सब युद्ध लड़ रहे हो, अपने देश की हालत इतनी खराब है, युद्ध जो लड़ता है क्या वो देश की हालत खराब हो जाती है? वो 50 साल पीछे। तो इसीलिए बात की गई है कि 1917 में वहां के किसानों में भुखमरी आ गई थी। उसके जार ने टैक्स बढ़ा दिए, बोला जितना उगाओगे 70% हमको दोगे। 70% का ही टैक्स होता है। जो एक्टिवा यहाँ 1 लाख रुपए की मिलती है, अभी 1 लाख नहीं, जब समझो 90,000 की तो है, वही एक्टिवा 3 लाख की नेपाल में है। वहां की सरकार 2,10,000 टैक्स लेती। बोलो ऐसे होना चाहिए क्या? 2 रुपए के बिस्कुट में तुम इतना टैक्स ले लोगे? तो इस तरीके से आप समझ गए कि नहीं? तो टैक्स बहुत हैवी हो गए। तो इसीलिए बात की गई है कि 1917 में जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, क्यों प्रोटेस्ट किया दिव्या? क्यों भुखमरी आ गई? क्योंकि जो रशिया था वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल 2 पावर थी, एक सेंट्रल पावर थी और एक एक्सिस पावर थी। एक होती है कि सहयोगी शक्तियां, एक होती है धुरी शक्तियां, मतलब जो जिनको हराना है, जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा रखा है, उनको हराना होगा कि नहीं? तो एक कौन सी पावर होती है बोलो? एक्सिस पावर। और एक अलाइड पावर, सहयोगी शक्तियां, अलाइड पावर। इसमें यूएसए था, ब्रिटेन था, रशिया था, ऐसे और भी, फ्रांस भी था, जर्मनी अलग अलग था। इसमें कौन थे बोलो? जर्मनी इसमें था, जर्मनी था, सर्बिया। देख लो ये फ्रांस यहाँ है, ये यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ कौन है? जर्मनी। समझ में आया? अच्छा तुमको ये बात मैंने कभी बताई थी कि एक ऑटोमन एम्पायर भी था, ऑटोमन एम्पायर। अच्छा यहाँ क्या था बोलो? ऑस्ट्रिया। और ये क्या था? सर्बिया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी यहाँ के लुई 16 से ब्याही थी, ये दोनों अच्छे साथी थे। यहाँ के लोग जब सर्बिया गए तो यहाँ नया नया राजकुमार बना था, बोला सर्बिया घूमने जाए। इन्होंने सर्बिया को जबरदस्ती कब्जे में कर लिया था। सर्बिया पे क्या कर लिया था बोलो? कब्जा कर लिया था। जब इस पे कब्जा हुआ, दोनों राजकुमार और राजकुमारी खुले रिक्शे में बैठने बग्घी में गए, उन पे गोली भी चला दी। इसी जहाँ तुमने कब्जा कर लिया वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे? और जैसे ही इन पे गोली चली, ये मारे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू। इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया।
तो इसने कहा हमारे लोगों को गोली चलाई, अब हम सर्बिया को नहीं छोड़ेंगे। उसी ने कब्जा किया है, बोला जो लोग रिवोल्यूशनिस्ट है सबको रिवोल्यूशनिस्ट को गोली मारो एक तरफ से। उसने कहा अच्छा तुम सर्बिया को गोली मारोगे, हम इसका सपोर्ट करेंगे। तो इसने इसका सपोर्ट किया। और फिर जर्मनी ने कहा ऑटोमन जो लड़ाई लड़ेगा हम भी वो लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों ने ट्राई पैक्ट कर लिया था, त्रिपक्षीय संधि। और फिर ये इटली था, इटली ने कहा जहां जर्मनी लड़ाई करेगा मैं भी लड़ाई करूंगा, ये इसके पीछे वो उसके पीछे वो उसके पीछे। और फिर जापान बोला जहां इटली लड़ेगा वहां हम लड़ेंगे, सब पीछे पीछे चल दिए। तो ये इटली, और ये गुपचुप संधि हुई थी, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी खतरनाक संधि, वरना लड़ते ही नहीं। और ये जापान, तो बोलो कौन कौन एक साथ हो गए, यहाँ किसके किसके नाम लिखे। मैं इसलिए बता रहा हूँ बात क्योंकि अभी खिलाफत मूवमेंट है अगले पेज में। तो बोलो इंडिया के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर जीता कि हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? ये हार गए सारे, ये सब जीते हैं। अभी नहीं बताया ब्रिटेन जीता। और इन्होंने किसको हराया बताओ? क्या ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। और फिर किसको हराया बोलो? सर्बिया। और कौन कौन थे? इटली और इतनी बात समझ में आ गई? ये सब इधर थे। अच्छा फिर बोलो यूएसए कब ज्वाइन किया इस बार में? 1917 में। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि अब यहाँ पर जो जर्मनी ने एक सोचा कि ये वारशिप है, तो वारशिप समझ के ब्रिटिश के एक यूएसए के एक जहाज पर आक्रमण कर दिया और उसमें 379 लोग थे। यूएसए चुपचाप था, उसने कहा हम अपना विकास करेंगे, हमें क्या करना लड़ाई झगड़े से, हम क्यों जाए इन सब में, हमने तो कोई संधि नहीं की है। फिर वहां के लोगों ने कहा तुम्हारे इतने लोग मारे गए हैं, कूदो जाके युद्ध में। फिर वो कूदा ही नहीं, उसने जापान पे बम भी गिरा दिए। पहला परमाणु बम उसी ने बनाया था। और फिर उसने कहा, वहां के साइंटिस्ट ने बनाया था, उसने बम गिरा दिया। ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने की, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वहां 100 साल पहले बम गिरा था, आज भी लूले लंगड़े लोग पैदा हो रहे हैं। ये चीज होती है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो अब आप समझ गए। तो अब बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम हुए होंगे? करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि ऑटोमन एम्पायर के खलीफा की पावर कम कर दी गई। और किसने ये जीता बोलो? एलाइड पावर वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नाउ कौन जीता? एलाइड का मतलब क्या होता है? सहयोगी शक्तियां, सहयोगी शक्तियां। और ये कैसी होती है? एक्सिस पावर। जैसे पहिया होता है ना, सब लोग इसी पे अटैक करते हैं। धुरी होती है एक्सिस, कहते हैं इसी पे मारो, यही कल्प्रिट है, यही दुश्मन है। एक्सिस, एक्सिस पावर समझ में आया? तो ये धुरी शक्तियां जिस पे पहिया चलता है, समझ में आ गई? तो कौन जीता कौन हारा? सहयोगी शक्तियां जीत गई और अमेरिका के आने से ये जीत हो गई। सो अलाइड पावर वन एंड बोलो। अब अगली लाइन क्या लिखे? द पावर्स ऑफ किसकी कम कर दी गई? ये ऑटोमन एम्पायर तो हार गया। सो पावर ऑफ खलीफा, बिल्कुल सही, खलीफा वाज डिक्रीज्ड and now Ottoman Empire was confined into Turkey। इसको छोटा कर दिया गया, एक्सिंग, कुल्हाड़ी मार मार के, इट इज annexed। और इसको सिर्फ क्या बना दिया गया? और अभी तक विश्व के सभी मुसलमान इस अपमान को भूल नहीं पाए। वो सोचते हैं कि हमारा कितना बड़ा साम्राज्य था, कितना छोटा कर दिया। सैयद अर्दोगन अब इसके प्रधानमंत्री, समझ में आ गई बात? तो इसलिए इंडिया में जो दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, उन्होंने कौन सा मूवमेंट शुरू किया? वैसे खलीफत मूवमेंट है, लेकिन हिंदुस्तान में लोग खिलाफत खिलाफत ही बोलते हैं, तो वो बोलने में ऐसे टंग ट्विस्टिंग हो गई है। खलीफत मूवमेंट, खलीफा का मूवमेंट है कि नहीं? तो वो खिलाफत मूवमेंट हिंदी में बोलते हैं, चाहे दोनों बोलो, दोनों सही माने जाते हैं। तो उसकी खलीफा की पावर वापस दी जाए। बात समझ में आ गई? तो ये चीज। अब जरा देखो 1917 की भी बात है। क्या 1917 में रशिया इस युद्ध से हट गया था या नहीं हटा था? और हटा था तो क्यों हटा था? सर हट गया था क्योंकि सर वापस लो पूरी बात इन्होंने बता दी।
भाई वहां पर लेनिन आ गया, लेनिन का शासन, उसने कहा जार को हटाओ और युद्ध बंद करो। सारे लोग लेनिन, वहां का मुख्य क्या, पहला वहां का जो प्रेसिडेंट है वो लेनिन ही है, फिर स्टालिन आया, तो लेनिन ने बोला कि युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए, तुम हटो युद्ध से, लड़ो जो लड़े, हमारे यहाँ भुखमरी पड़ी, तुम युद्ध में लड़ रहे हो। तो वहां के जार को मार दिया गया, उसकी जो बैलगाड़ी, जो ट्रेन सोने से भर के जा रही थी, वो वहां की नदी में डुबो दी गई। आज भी लोग सोना ढूंढते हैं उस नदी में जाके, कहाँ गया सारा, वो लेके भाग रहा था, समझ में आ गया। तो जार की मौत हो गई। और दूसरा क्या हुआ बोलो, रशिया युद्ध से हट गया। लेकिन रशिया हटा तब तक एक गलती कर दी, इसने, जर्मनी ने एक जहाज डुबो दिया, वो जहाज वारशिप नहीं था, उसमें यूएसए के लोग सवार थे, वे सभी मारे गए, और इस तरीके से यूएसए भी युद्ध में कूद गया। और वो सिर्फ कूदा ही नहीं था, उसने तो जापान पर 2 परमाणु बम भी गिरा दिए और वहाँ के लाखों लोगों की उसने मौत कर दी। और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया बताओ जरा। 1970 में रशिया हार भी गया था और यूएसए उसमें ही आ गया, उसी समय आया था। दोनों चीजें हो सकता है 1-2 महीने इधर उधर हो, लेकिन सब 1970 में। अब जरा देखो अगली लाइन भी आ गई, लो खिलाफत मूवमेंट, हम लोग बात ही कर रहे थे, नहीं और पहले है, एक पेज पलट गया। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी ना, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। एडवेंट का क्या मतलब है श्रेया, कुछ तो बताओ। बताओ, अभी तुमको वीडियो दिखाए तुम बताती हुई नहीं हो। हाँ, यानी महात्मा गांधी का भारत आगमन। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी नाउ। अब जरा देखिए, तो जब वो भारत आए तब आए बोलो 1915 में। 1915 में आए तो वो 46 इयर्स के थे। Having led Indians in this country in non-violent marches against racist restriction, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट मूवमेंट चलाया था, एंटी रेसिस्ट, रेस के मतलब वो करते थे ना, तो उसके खिलाफ मूवमेंट, और बिल्कुल नॉन वायलेंस, कोई उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि अपने सारे सर्टिफिकेट जला दिए वहाँ, उनको लाठी पड़ती रही, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ पर ब्रिटिश से बोला कि तुम्हारे ऐसे सर्टिफिकेट लेके हम क्या करेंगे, जब तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो हमें तुम्हारी कोई भी नौकरी नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात की नहीं? तो गांधी जी ने क्या किया बोलो साउथ अफ्रीका में, जो उनको बड़ी बड़ी किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर मान लो तुम कभी भी अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हो तो तुमको हथियार लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ सत्य की ताकत है, यू आर हैविंग अ पावर ऑफ ट्रूथ। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने कोई नियम बनाया है, तुम मानने से इनकार, बोलो हम नहीं मानते हैं और आई विल नॉट ओबे इट, तो वो तुम्हारा शरीर ले सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है, लेकिन तुम्हें हरा नहीं पाएगा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट इज बुलेट, ही मे किल यू बट ही कैन नॉट मेक यू टू ओबे। वो क्या तुमसे आदेश मनवा पाएगा? तुमको झुकना नहीं है और तुमको हथियार भी नहीं उठाना है। इससे क्या हुआ बोलो, अगर ऐसा बोला, इससे हर आदमी आंदोलन में कूद पड़ा, क्योंकि सबके पास रिवॉल्वर तो होती नहीं है। लेकिन जब गांधी जी ने बोल दिया तुमको झुकना नहीं है, तुमको बस खड़े हो जाना है, जहां आवाज बोलो गोली मारो, ये ज्यादा वीरता है कि खुद गोली लेके जाके मारना, वो ज्यादा वीरता नहीं है। बिना हथियार लिए गोली के सामने जो खड़ा हो जाए, क्या वो बहुत बड़ी बात नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से लोगों में वो जज्बा आ गया, वो घर बैठे बैठे एक दिन में ही फ्रीडम फाइटर बन गए। तो फ्रीडम फाइटर बनने के लिए उनको कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, अंग्रेज आ रहे सामने खड़े हो गए, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, सामने खड़े हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ये देखो जलियांवाला बाग, ये देखो Beat it out! Beat it out!
ये भी बताते हैं। अमृतसर में हुआ जनरल डायर है, एक ही रास्ता था जलियांवाला बाग में, यही एक रास्ता। हम विद्रोह करें, बागी बनकर बैसाखी का पर्व चल रहा है, हवा कानून के हिमायती, लेकिन अगर हम अहिंसा अपनाएं, ईश्वर और कानून हमारे। ये देखो, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो लोग मेला मनाने आए थे, वहाँ पे प्रीचिंग हो रही है। ये मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है। हमें पूरी हिम्मत से उनका अन्याय झेलना है। दोनों मिनटों इन्हें खबरदार कर दे सर। खबरदार किया जा चुका है, कोई मीटिंग न करें। अब ये सारी गोलियां इधर, सारे गेट बंद है, तो सारे अभी राइफल्स उधर आ जाएंगे। कई लोग इसी में कूद के मर गए हैं। क्या ये सच है कि तुमने फौज को ऐन भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया? ये सही है। एक 1516 घायल हुए हैं और 1650 गोली चली। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि जिसका पूरे मुल्क पर असर होता। फर्ज कीजिए आप उस जगह पर टैंक चला पाते, तो क्या आप उस जगह पर मशीन गन भी चलाते? हाँ, मैं इस्तेमाल करता। क्या तुम यह एहसास था कि औरतों और बच्चों की खेल भी? जी था। मगर इसका कोई वास्ता ही नहीं तुम्हारे उस सबक से। आप ठीक कहते हैं। तो ये बताओ, घायलों के बारे में तुमने क्या किया? मैं उनकी मदद करता हूँ जो मांगते हैं। जनरल, एक छोटा सा बच्चा जो कि 303 लियन फील्ड गोली से घायल हो, मदद कैसे मांगता?
इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।